नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं एसीपी श्री यशपाल जी, जिन्होंने दिल्ली पुलिस को ईयर 1992 में एज सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया। आफ्टर ज्वाइनिंग एज सब इंस्पेक्टर ही रिमेन पोस्टेड इन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, देन सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, रिमेन चौकी इंचार्ज इन मैनी पुलिस पोस्ट देयर। उसके बाद वो 2002 से 2005 में स्पेशल सेल में रहे। 2008 में उनका प्रमोशन होने के बाद ही रिमेन्ड इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन इन मौर्य एनक्लेव पुलिस स्टेशन और एसएचओ जहांगीरपुरी भी रहे, जो के बाद ही गॉट ट्रांसफर टू क्राइम ब्रांच। ही रिमेन्ड देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड गॉट प्रमोटेड देयर एज एसीपी इन ईयर 2022। आइए जानते हैं सर के दिल्ली पुलिस के सेवा के सफ़र के बारे में। नमस्कार सर। सर, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, दिल्ली पुलिस को ज्वाइन करने की जो प्रेरणा थी वो आपको कहाँ से मिली? मैं चाहता था कि मैं देश की सेवा करूं, तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ था। दूसरा ये था, जब मैं यूनिफॉर्म में देखता था तो मेरा मन भी करता था कि मैं यूनिफॉर्म पहनूं और यूनिफॉर्म पहन के मैं देश की सेवा करूं। यहाँ से मुझे प्रेरणा मिली थी और आज तक मैं यूनिफॉर्म में मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। सर, आप क्राइम ब्रांच में रहे, स्पेशल सेल में रहे, इन दोनों की वर्किंग में कितना अंतर है? मैम, स्पेशल सेल में मैं रहा था। स्पेशल सेल में मैं इतना ही कहूँगा, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है और इसमें अक्सर हम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पे ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ गैंगस्टर पे भी हम काम कर लेते हैं, जो हाई कोर्ट क्रिमिनल हैं उन पे हम काम करते हैं। तो मैक्सिमम स्पेशल सेल में हम इन दो ही चीज़ों पे काम करते हैं, जबकि क्राइम ब्रांच में हम हर तरह के काम करते हैं। जो स्ट्रीट क्राइम है, जो गैंगस्टर्स हैं, कोई बर्गलर्स हैं, स्नैचर्स हैं, रोबर्स हैं, जो भी क्राइम होता है, चाहे वो वाइट कॉलर क्राइम हो, तो क्राइम ब्रांच में हम हर तरह के क्राइम्स को देखते हैं और ये दोनों में बड़ा अंतर है। जी, क्राइम ब्रांच में सर अलग अलग तरह की इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जैसे वांटेड क्रिमिनल्स हुए, पीओ हुए, मर्डर, एक्साइज, एनडीपीएस, हर तरह के मुकदमे। और जैसे मकोका में आपने मंजीत महाल पे केस रजिस्टर कराया था, एक नंदू पे भी केस रजिस्टर कराया था। तो और करीब करीब 200 फीमेल और या बच्चों को आके आपने रिकवरी भी कराई है। तो ये आपने कैसे मैनेज किया? मैम, बिल्कुल आपने ठीक कहा। हम जैसे देखते थे, जो भी क्रिमिनल हैं, यदि मर्डर के वांटेड थे तो हम उन पे काम करते थे। सिमिलरली हमें अटेम्प्ट टू मर्डर के वांटेड क्रिमिनल मिलते थे, हमने उनको भी अरेस्ट किया। पीओज थे, हमने उन पे काम किया। बर्गलर थे, उन पे हमने काम किया। काफ़ी हमने ऑटो लिफ्टर भी काम किए और फिर हमने देखा कि किस किस के खिलाफ मकोका बन सकता है, तो हमने जो है मंजीत महाल के खिलाफ भी मकोका तैयार किया था, नंदू के खिलाफ भी किया था। लेकिन नंदू के खिलाफ स्पेशल सेल भी ऑलरेडी केस रजिस्टर कर चुकी थी, तो ये हमारा केस जो है वहाँ ट्रांसफ़र हो गया था। तो इसके बाद जो है हमने देखा कि काफ़ी किडनैपिंग के केसेस भी हो रखे थे, सीपी साहब की तरफ से उन पर रिवार्ड भी हो रखे थे। इसके बाद जो है हमारे पास जो स्टाफ था, हमने उनको मोटिवेट किया। स्टाफ ने जो है लगभग 200 के लगभग जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनको जो है रिकवर किया और बहुत अच्छा काम किया। जी, ऐसा क्या है जो किसी भी टीम मेंबर को एनकरेज्ड फील कराता है या इंस्पायर्ड फील कराता है? किन किन चीज़ों का एक अफसर को ध्यान रखना चाहिए? हमें उनकी कैपेबिलिटी का ध्यान रखना चाहिए और जो उनके इंटरेस्ट का काम हो वो हमें उनसे कराना चाहिए। तो ये मैंने देखा है कि जिस तरह से कोई आदमी टेक्निकल साउंड है, तो वो जो है अपने सीडीआर पे, आईपीडीआर पे, सोशल मीडिया पे, आईसीजीएस पे, सीसीटीएनएस पे काम करके इंफॉर्मेशन निकाल लेता है। कुछ स्टाफ होता है जिसको फील्ड की नॉलेज होती है, उनके इन्फॉर्मर होता है, उनसे मिलके वो काम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें जो उनके फील्ड का काम होता है, उनको हम वो जब काम देते हैं तो हमें वो रिज़ल्ट अच्छा देते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा सभी को कि टीम में जो हमारा टीम मेंबर है, जिस तरह की एक्टिविटीज़ में वो इंटरेस्ट रखता है, हमें उस तरह का काम ही उसे टीम में कराना चाहिए। आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सा केस रहा है? 2020 में कोरोना का टाइम था, उसमें नॉर्थ ईस्ट राइट्स के केसेस काफ़ी हुए थे, जिसमें एक केस मुझे भी असाइन हुआ था। मैं भी अपनी टीम के साथ नॉर्थ ईस्ट में जाता था। कोरोना का काफ़ी तेज़ दौर था, उस टाइम लॉकडाउन भी लगा हुआ था।
लेकिन मैं अपनी टीम को डेली लेके जाता था और हमारा केस पहले तो अनट्रेस चल रहा था, लेकिन मेरी टीम की बदौलत हमने उस केस को वर्कआउट किया, हमने मुलजिम भी अरेस्ट किए और कोर्ट भी हम जाते थे, लेकिन हमें बड़ा मुश्किल था मतलब पूरी टीम को फेस करना उन दिनों में। तो ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि कोरोना के टाइम में और ये ऐसे सेंसेशनल केसेस हमें मिले हुए थे और हमने वो वर्कआउट किया। तो मैं इसमें अपनी पूरी टीम को बधाई देता हूँ उसके लिए। सर, आपने एज पुलिस ऑफिसर आप डिस्ट्रिक्ट्स में रहे, फिर आप स्पेशल सेल में रहे, आप एसएचओ भी रहे और क्राइम ब्रांच में रहे, तो एक वाइड जो एक्सपीरियंस है वो आपने गेन किया है। 2011 में एसएचओ जहांगीरपुरी के पद पे थे, जो अपने आप में बहुत सेंसिटिव थाना माना जाता है, और अगर रिकॉर्ड्स देखें तो 2010 में एफआईआर जो रजिस्टर हुई थी वो 427 थी। आपने ज्वाइन किया 2011 में वो 404 हुई, उसके बाद 2012 में वो 341 हुई। तो ये क्राइम ग्राफ नीचे जाने के पीछे क्या कारण थे? पब्लिक का सहयोग लिया और पब्लिक से मिलके मैंने काम किया जी। अक्सर मैं हर सैटरडे को किसी न किसी ब्लॉक में एक संपर्क सभा रखता था और अपना मोबाइल नंबर बोर्ड में पीछे डिस्प्ले कर देता था और मैं सबसे बड़े सभ्य तरीके से उनको ये समझाने के लिए कि मैं आपके इलाके में क्राइम कम करने के लिए यहाँ आया हूँ, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, हेजिटेट नहीं करना है। मेरे नंबर पे जो आपके पास इन्फॉर्मेशन हो, कहीं पे भी दारू बिक रही है, गांजा बिक रहा है, स्मैक बिक रही है, कोई ड्रग्स बिक रही है या कहीं सट्टा या जुआ हो रहा है, तो तुरंत मुझे इन्फॉर्म करे विदाउट एनी हेजिटेशन। तो मैं यही आपसे कहूँगा कि जहांगीरपुरी की पब्लिक ने मेरी बातों पे विश्वास करते हुए और जहाँ भी क्राइम उनको नज़र आता था तुरंत मेरे फ़ोन पे मुझे फ़ोन करते थे और इमीडिएटली मैं उनके नाम और मोबाइल नंबर को सीक्रेट रखता था और अपनी टीम को तुरंत मैं वहाँ पे भेजता था और कई बार मैं खुद भी मौके पे जाता था और जहाँ भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी तो उनके खिलाफ मैंने काफ़ी जो है सख्त एक्शन लिया क्रिमिनल के खिलाफ, जिससे पब्लिक में मेरा विश्वास बढ़ता चला गया और मैं इस तरह से क्राइम कंट्रोल करने में सफल हुआ। मैं आपको जो है करीब 8 कमेंडेशन सर्टिफिकेट, देन कमेंडेशन कार्ड और कमेंडेशन रोल 26 मिले हैं। तो जब किसी भी मेंबर को हमारे सीनियर ऑफिसर से रिकग्निशन मिलती है तो हाउ डज इट फील? मैम बिल्कुल आपने सही कहा, इन्हीं से मोटिवेट होकर हम और अच्छा काम करते रहे पब्लिक में जो है क्रिमिनल्स को और इनको जो है अरेस्ट करने में, और मैं यही कहूँगा कि इन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलता है, पूरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। मैम जी, आप एज वी कैन सी बड़े इन्वॉल्व रहे हैं अपने केसेस में, और क्राइम ब्रांच ऐसे है कि आपको नहीं पता होता है कि आपको किस टाइम कहाँ जाना पड़ सकता है, कभी रेड डालने जाना है, कभी आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो आपने होम फ्रंट पे कैसे मैनेज किया जो बैलेंस होता है टू स्पेंड टाइम विद योर चिल्ड्रन, योर वाइफ? मैम इसमें मैं यही कहूँगा, जो मैम है मेरी, तो उसने मुझे बड़ा सपोर्ट किया इसमें, तो बच्चे उसी ने जो है पाले हैं, लायक किए हैं। मैं तो ये कहूँगा मैक्सिमम मैंने टाइम जो है अपने पुलिस को दिया है, लेकिन मेरी मैडम ने जो है मैक्सिमम बच्चों को जो है एजुकेशन दिलाई है और बड़ी अच्छी एजुकेशन दिलाई है। जी जी। सर, पोस्ट रिटायरमेंट कुछ प्लान है आपके? मैं पहले टीचर था, तो मैं चाहूँगा कि मैं आगे भी टीचिंग लाइन को ही मैं आगे इम्प्रूव करूँगा जी, तो टीचिंग की तरफ मैं जाऊँगा। तो आज का जो हमारा युवा वर्ग है और जो अभी जो ज्वाइन कर रहे हैं हमारे कोर्स को, उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? मैं कहूँगा कि जो भी उनके सीनियर कहते हैं, सीनियर की डायरेक्शन को माने, पहला तो ये है। दूसरा ये है विदाउट एनी हेजिटेशन, आजकल के जो भी ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स, वो हर एक की बात मानते हैं और जो उनके पास नॉलेज है उनसे उनके मुताबिक काम करें। जो भी इनपुट आते हैं सीनियर से ज़रूर शेयर करें, सीनियर उनको हमेशा प्रॉपर गाइड करेंगे और मुझे लगता है कि उनका रिजल्ट हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने अनुभवों को इस मंच पर हमारे साथ साझा किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू।